क्या संदीप, कभी भी टाइम से नहीं आ सकते हो ना तुम भी? अरे नहीं बबीता, ये सब ठंड का असर है। आजकल नींद कुछ ज्यादा ही अच्छी आने लगी है और घर से निकलने का मन भी नहीं करता है। ऐसे में थोड़ा इधर उधर तो चलता ही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता तो है कि इस वक्त हमें अपने श्रोताओं से ढेर सारी बातें करनी होती हैं, वो भी इतिहास के पन्नों से। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा बबीता, ठंड से याद आया कि आज से तो दिसंबर की शुरुआत हो रही है और 1 दिसंबर को हर साल भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF भी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज हम चैन और सुकून के साथ रह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान इसी फोर्स का है। BSF के जवान विपरीत मौसम व परिस्थितियों में पूरी शिद्दत के साथ देश की सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमारे देश में BSF का अस्तित्व पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली घुसपैठ के बाद नजर आया, क्योंकि इस घुसपैठ और आतंक संबंधी गतिविधियों का सामना करने के लिए एक प्रशिक्षित सेना की जरूरत थी। वर्ष 1965 तक देश की सीमाओं की रक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा की जाती थी, लेकिन जब 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ की कई चौकियों पर लगातार हमला किया तो उसके बाद विशेष पुलिस बटालियन पर चर्चा होना जरूरी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं और इसीलिए बहुत जल्द दिसंबर 1965 तक सरकारी सचिवालयों की सिफारिशों के आधार पर सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए एक अलग भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की और फिर इसमें शामिल होने वाले जवानों को अलग अलग सीमाओं के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाने लगा। श्री KF रुस्तम जी को इस नवगठित सीमा सुरक्षा बल का पहला प्रमुख और संस्थापक बनाया गया। इनके निर्देशन में देश की हर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों को तैनात कर दिया गया। BSF की स्थापना के साथ ही इसके कर्तव्यों का निर्धारण भी किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख हैं देश की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए सीमा पर हो रही हर एक गैर कानूनी गतिविधि को रोकना। सिर्फ यही नहीं संदीप, सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा, युद्ध के दौरान शरणार्थियों पर नियंत्रण और अपने देश की भीतरी सुरक्षा भी BSF के कर्तव्य क्षेत्रों का ही हिस्सा है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में BSF के जवानों ने करो या मरो के मकसद के साथ देश की रक्षा उस वक्त तक की जब तक दुश्मन की सेना ने हार नहीं मान ली। कारगिल युद्ध में पहाड़ियों की सुरक्षा का मसला रहा हो या फिर मणिपुर की भीतरी सुरक्षा का, BSF के जवानों की जांबाजी की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम होगी। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले BSF के जवान ही पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ राहत कार्यों को अंजाम दिया बल्कि हालात के काबू होने तक राहत बचाव दल की सहायता भी की। आज देश भर में BSF स्थापना दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। इसके माध्यम से जवानों की बहादुरी की तारीफ और उनके हौसले को बढ़ाने जैसी तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल बबीता, हमारे देश का इतिहास वीरता के ऐसे बहुत से किस्सों से सराबोर है जिनके बारे में सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं और दिल बैठने लगता है। 18 नवंबर 1962
यानी 1962 इतिहास की वो तारीख है जब लद्दाख की सफेद दिखने वाली बर्फीली पहाड़ियाँ खून से लाल हो गई थी। एक तरफ बर्फ खून से लाल थी और दूसरी तरफ घाटियों में लाशें बिखरी पड़ी थीं। नजारा ऐसा लग रहा था मानो फिजा की शांति भी उस रक्तपात को चीख चीख कर बता रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इस हमले से देश की रक्षा करने वाले वीर शहीद मेजर शैतान सिंह को कितने लोग जानते हैं, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बबीता, ये नाम जहन में आज भले ही धुंधला हो गया हो, लेकिन इसकी चमक इतिहास में अभी भी वैसी ही है। सच संदीप, आज ही के दिन वर्ष 1924 यानी 1924 में राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए आज भी जाना जाता है। बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत शैतान सिंह 1 अगस्त 1949 को कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे। भारत चीन युद्ध शुरू होने से पहले कई बार शैतान सिंह दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे थे, लेकिन नवंबर 1962 यानी 1962 उनके जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक दिन साबित हुआ। जोधपुर में जिस वक्त मेजर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे, तभी इन्हें अचानक सीमा पर चीन के हमले की खबर मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को अलविदा कहा और देश की रक्षा के लिए निकल पड़े। बिल्कुल सही संदीप, इन सैनिकों के लिए अपने जज्बातों पर काबू करना कितना मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी नहीं जानता कि इनकी अगली मुलाकात कब और कैसे होगी। चीन के हमले की आशंका के चलते कुमाऊं सेना की बटालियन रेजांगला के इर्द गिर्द कई इलाकों में तैनात कर दी गई। नवंबर का महीना और लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियां, सोचकर ही ठंड से रूह कांप जाती है, लेकिन इन सैनिकों का जज्बा जरा भी नहीं हिला। मेजर शैतान सिंह ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और कहा कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें एक बार फिर से देश के गौरव जम्मू और कश्मीर की रक्षा करने का मौका मिला है। आज कश्मीर के दूसरे किनारे पर हमला जारी है और कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता का सबूत है। कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी आज फिर हमारे हिस्से आई है। कुमाऊनी जवान लड़ाई में कभी पीठ नहीं दिखाता, जख्म खाता है तो सीने पर, पीठ पर कभी नहीं। पीठ पर तो जख्म कायर खाते हैं। और तुम सब बहादुर हो। मुझे फक्र है कि मैं इस कुमाऊनी कंपनी का कमांडर हूं। और आप खूब समझते हैं कि पीछे हटना मेरा धर्म नहीं। मैं तुम लोगों का कमांडर हूं और पीछे हटना नहीं जानता। हमले पे हमला होगा। जो हमला करेगा उसकी सजा मौत है। उसको ये सजा देते जाओ, वो यहां से आगे ना बढ़ने पाए। उसकी बेशुमार फौज को इतना मारो कि उनकी कमर टूट जाए और वो यहीं ढेर हो जाए। अपने वीर नेता के फौलादी इरादों से सिपाहियों के खून में गर्मी खुद ब खुद ही बढ़ गई और सब लगातार अपनी अपनी पोजीशंस पर तैनात हो गए। 18 तारीख की सुबह शत्रुओं का हमारी ओर बढ़ना शुरू हो गया। एक तो अंधेरा और ऊपर से बर्फीली हवाएं, उनके बीच कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। फिर भी सिपाही चौकन्ने थे। उन्होंने अपने हथियारों को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उसके बाद जैसे ही दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हुई, भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि इन वीर सिपाहियों के हौसले बुलंद थे, लेकिन फिर भी शत्रुओं की विशाल संख्या के आगे ये बहुत ही कम थे। जवानों, एक एक को उड़ा दो, कोई बचने ना पाए। तुम लोग एक एक 10-10 के बराबर हो। मारो इनको। सब कुछ जानने के बावजूद मेजर अपने साथियों के साथ डटे रहे और कई प्लाटून्स का मोर्चा अकेले ही संभालते रहे। एक प्लाटून से दूसरे से तीसरे, और इस तरह मेजर साहब ने चीनी सैनिकों को दुविधा में डाल रखा था। मार धाड़ के अलावा तोप और हथगोलों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। मेजर अभी भी दुश्मनों के सामने खड़े हुए थे। अब तक कई गोलियां उनके शरीर को पार कर चुकी थीं। इनके पहले हाथ में बाजू में लग गई थी गोली और फिर पेट में लग गई थी, तो थोड़ा सा उनके दो जवान बच्चे थे, वो उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को यहीं छोड़ दो, मेरे को शस्त्र पकड़ा दो और तुम लोग जाओ, नहीं तो कह देंगे भाई सभी खत्म हो गया। लेकिन सांसें
अभी भी चल रही थीं। 123 कुमाऊनी सैनिकों में से 109 सैनिक मारे गए और साथ ही बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी। मौत की इस होली में हमने अपने कई वीर पुत्रों और उनके लीडर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन चीन को इस मोर्चे पर अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ी और फिर 21 नवंबर को उसने इन हमलों को रोकने की घोषणा की। लेकिन अब तक हम बहुत कुछ खो चुके थे। मेजर शैतान सिंह के शव को सीमा से जोधपुर लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। उनके अदम्य साहस का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज पूरा देश इस साहसी वीर पुत्र को शत शत नमन कर रहा है और साथ ही बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ सभी की ओर से मेजर शैतान सिंह को तहे दिल से सलाम। वैसे संदीप, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान है? हाँ, ये कौन सा बड़ा सवाल है। हिंदी, अंग्रेजी और मेरी मातृभाषा। अमूमन ज्यादातर लोग इस प्रश्न के जवाब में 2 या 3 भाषाओं के ही नाम बताते हैं। मैं खुद भी सिर्फ 2 ही भाषाएं जानती हूँ। बबीता, तुम भले ही 2 ही भाषाएं जानती हो, लेकिन अब हम जिस महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उन्हें हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। संदीप, इन्हें सिर्फ ज्ञान ही नहीं था बल्कि इन पर कुशलता भी हासिल थी और इस बात का प्रमाण इनके साहित्य को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। 20वीं सदी के 2 महापुरुषों महात्मा गांधी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में आगे बढ़ने वाले इस शख्स का नाम है आचार्य काका साहेब कालेलकर। इनका जन्म आज ही के दिन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। आचार्य काका साहेब ने 75 साल से भी ज्यादा समय तक साहित्य की सेवा की और राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में सतत योगदान किया। दोस्तों, काका साहेब ने बॉम्बे से वकालत तो पढ़ी, लेकिन काम हमेशा एक लेखक और विचारक का ही किया। वर्ष 1890 में माता पिता के गुजरने के बाद काका साहेब बड़ौदा जाकर एक राष्ट्रीय विद्यालय में काम करने लगे। विदेशी सरकार के गुस्से के कारण ये विद्यालय 3 साल में ही बंद हो गया और फिर काका साहेब अपने भ्रमण के लिए निकल पड़े उत्तर की दिशा की तरफ। और पता है दोस्तों, इस दौरान काका साहेब ने 2500 मील की पैदल यात्रा की। ये इनकी पहली और आखिरी यात्रा नहीं थी। इसके बाद इन्होंने बहुत सी यात्राएं की और इसी बीच काका साहेब जी शांति निकेतन पहुँचे, जहाँ इनकी भेंट हुई विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से। टैगोर जी से मिलने के बाद उन्होंने पूरी जिंदगी शांति निकेतन में रहने और सेवा करने का फैसला किया था। लेकिन जब 1915 में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई तो मानो जीवन का लक्ष्य ही परिवर्तित हो गया। काका साहेब जी ने गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और साथ ही साहित्यिक पृष्ठभूमि पर भी अपनी पकड़ कायम रखी। इनकी पहली पुस्तक मराठी में है, जिसमें स्वामी राम तीर्थ की जीवनी को निरूपित करने की कोशिश की गई है। 1953 यानी 1953 में काका साहेब ने पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए जांच आयोग नियुक्त किया है। इस स्थापना के पहले 2 सालों तक इन्होंने पिछड़े वर्गों के हालातों को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए थे। ये तो कुछ भी नहीं है बबीता। असल मायनों में काका साहेब ने अपना जीवन साहित्य व समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और शायद यही वजह है कि उन्हें कई देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बुलाया गया। भ्रमण, लेखन और भाषण काका साहेब के स्थायी भाव बन गए थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा और बोला वो उच्च कोटि का साहित्य बन गया। आजादी के बाद जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने ही उनकी कई पत्रिकाओं का संचालन किया। 1969 में 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर अहमदाबाद में काका साहेब जी को गुजराती में कालेलकर अध्ययन ग्रंथ समर्पित कर सम्मानित किया गया। 1964 यानी 1964 में भारत सरकार ने भी इस दिग्दर्शक को पद्म विभूषण से नवाजा।
साहिब द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़कर ये आसानी से समझा जा सकता है कि वो साहित्य के कितने बड़े उपासक रहे हैं। हिंदुस्तानी की नीति, बापू की झांकियाँ, सत्याग्रह विचार, स्वराज संस्कृति आदि बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो काका साहेब जी के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को बयां करती हैं। उनका योगदान किसी एक विषय का मोहताज न होकर बहुविषयी रहा है। मौलिक चिंतन करने वाले और हर क्षेत्र में विद्वता रखने वाले काका साहेब कालेलकर को आज उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। और संदीप, मुझे लगता है कि अब संगीत का जादू यहाँ पर बिखेरना चाहिए। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए फिर अपने श्रोताओं को वाकिफ कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें आज भी पार्श्व गायकी का बादशाह माना जाता है। उनकी आवाज का जादू इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्माता, निर्देशकों, अभिनेताओं और संगीतकारों पर सिर चढ़कर बोलता है। आज ही के दिन वर्ष 1955 यानी 1955 में नेपाल के भरदाहा गांव में जन्मे उदित नारायण का पूरा नाम है उदित नारायण झा। और संगीत में इनकी कामयाबी का सफर जिस गाने से शुरू हुआ, उसके बोल शायद कभी इनके माँ बाप के दिल से भी निकले होंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा के सपनों को आंखों में भरकर उदित जी ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत नेपाल रेडियो से की और करीब 8 सालों तक इससे जुड़े रहने के बाद 1987 में उदित साहब ने मुंबई से अपने नए सफर की नींव रखी। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वैसे बबीता, मैं खुद भी उदित जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, रहने दो संदीप तुम तो। अब नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उनके बारे में काफी कुछ पता है। दोस्तों, उदित जी ने संगीत में अपनी शिक्षा स्कॉलरशिप के जरिए भारतीय विद्या भवन से पूरी की। हाँ, और इस दौरान उन्होंने 6 सालों तक शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया और फिर वर्ष 1980 यानी 1980 में संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने इन्हें हिंदी फिल्म 1920 में गाने का पहला मौका दिया। इस फिल्म में उनके साथ लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी साहब भी थे। रफी जी के साथ काम करके मानो उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिल गया था। उदित को अपने म्यूजिक करियर का शुरुआती बड़ा ब्रेक दिलाया 1988 यानी 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक ने। इस फिल्म ने न सिर्फ उनकी आवाज को शोहरत दी, बल्कि यहीं से उन्होंने अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता।
अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम हैं, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम। वर्ष 1995 में उदित साहब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें एक बार फिर से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। दोस्तों, इस फिल्म में उन्होंने कई गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने मेहंदी वाले गाने को तवज्जो दी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उदित जी की कामयाबी का सफर बस यूं ही बढ़ता रहा और वो हर पीढ़ी के मानो लोकप्रिय गायक बनते चले गए। मुझे अभी तक याद है कि मैं 5 साल का था उस वक्त और मैं एक मेला में स्टेज पे गया था। 5 साल का छोटा बच्चा था तो मुझे कहा कि गाना सुनाओ, तो मुझे अभी तक याद है, आ लग जा गले दिलरुबा, कहाँ रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब ये सब गाने आए थे। फिर वो गाना था, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, ये सब गाने चल रहे थे उस वक्त जब मैं बहुत छोटा था। तो लता जी, आशा जी, तलत महमूद साहब, ये सब जो सिंगर्स हैं वो हमारे लिए एक भगवान के बराबर हैं। दे आर बुक फॉर अस। हम उस किताब को पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। डर, दिलवाले, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कई ऐसी फिल्में रहीं जिन्होंने अभिनेताओं को उदित जी की आवाज की मदद से पहचान दिलाने में मदद की। फिल्म लगान ने उदित जी को हर लिहाज से बेस्ट साबित कर दिया। इस फिल्म में फिल्माए गए गीत से एक बात तो तय थी कि जिसके सिर पर पालनहारे का हाथ हो उसे भला कौन रोक सकता है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। उदित जी एक वर्सटाइल सिंगर हैं और यही वजह है कि वो अब तक 34 भाषाओं के जरिए करीब 25,000 गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। इनका जादू ऐसा है जो कभी लोगों के गम में उनका साथी बनता है तो कभी उनकी मस्ती में। वर्ष 2013 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के इस गाने ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया था हमारी मूवी और टीवी स्क्रीन पर। सैया
दोस्तों, इन गानों को सुनने से ना ही आपका मन भरेगा और ना ही हमारा। ऐसे ही वक्त खत्म हो जाए उससे पहले देश के इस महान गायक को हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बबीता और संदीप को आज के इस एपिसोड में यही दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,